निवेश में सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने से नहीं डरते। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद हैं जो पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट हैं। मिस्टर सुबोध कुमार शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सर, नमस्कार कैसे जी। हैं आप? बहुत बढ़िया। ठीक है सर। जैसा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के एनालिस्ट हैं, तो उसके हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत हर इंसान को क्यों होती है? देखिए, यह एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो और रिस्क मैनेजमेंट। अब इसको अगर हम करके देखेंगे तो बहुत बड़ा, मतलब इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है। तो जहाँ तक हम शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियो एंड रिस्क मैनेजमेंट की, हाँ जी। तो हम पहले बात करते हैं बेसिक्स की कि अगर कोई सपोज़ बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है। अगर आप देखेंगे 10 मंजिला, 50 मंजिला, 100 मंजिला इमारत बन रही है, तो कई साल उसकी 2 4 5 साल नींव बनाई जाती है। उसके बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो 1 साल में 2 साल में बन जाती है। तैयार हो जाती है। कहने का मतलब है जो बेसिक्स हैं, नींव। नींव, उस पे काम करना ज़रूरी है। मैं एग्जांपल सबको देता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी देता हूँ। क्या आप ऐसे मकान में रहना पसंद करेंगे जिसकी नींव नहीं हो? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई गई जिसमें नींव नहीं बनी है, आपको 10th फ्लोर पे 50% डिस्काउंट पे मकान मिल रहा है, क्या आप खरीदेंगे? नहीं। शायद कोई नहीं खरीदेगा। डिस्काउंट बढ़ा देते हैं, 70% कर देते हैं, 80%, क्या कोई खरीदेगा? नहीं। नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि बेसिक्स पे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम फाइनेंस के बेसिक्स की बात करते हैं तो ये माना गया है कि सबसे पहले कोई भी कमाने वाला व्यक्ति है घर में, उसका प्रॉपर टर्म प्लान होना चाहिए। इंश्योरेंस के बात करते हैं, उसकी मंथली इनकम का कम से कम 200 गुना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ठीक है। ईश्वर ना करे कोई अगर उसके साथ हादसा होता है तो उसकी फैमिली में उसकी अर्निंग्स हिट करने वाली है। मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है, ये एग्जाम्पल है, तो 200 गुना से उसका 2 करोड़ का लाइफ कवर सही बनता है। बात है सर। तो अब वो 2 करोड़ रुपए काम आएगा। उसकी फैमिली को मिलते हैं, वो उस पैसे को बैंक में एफडी कराता है, उसको 6% ब्याज मिलता है, तो उसका 1 लाख रुपए महीना उसके घर परिवार में आता रहेगा। मतलब उसकी अर्निंग्स डिस्टर्ब नहीं होंगी। अदरवाइज़ क्या होता है, उसने जो भी एसेट्स अपनी क्रिएट करी लाइफ टाइम में, उसने अपना म्यूचुअल फंड्स लिया, एफडी ली, प्रॉपर्टी ली, गोल्ड लिया, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उसकी एसेट्स क्या होती हैं, उसने जो एसेट ज़िंदगी भर बनाई वो धीरे धीरे क्या होती है, ख़त्म होने लगती हैं। अंततः 2 4 5 साल 10 साल में वो इंश्योरेंस नहीं होने पे, कोई भी इंश्योरेंस नहीं होने पे वो उसकी एसेट्स ख़त्म हो जाती है, परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सेम विद हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा अपना हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ प्लस का है। मेरा अपना लाइफ कवर जो मेरा ITR अलाउ करता है 2 ढाई करोड़ का है। हेल्थ इंश्योरेंस किसी पे नहीं है, कल को क्या होगा, उसके 5 10 लाख की ऐसा नहीं आदमी व्यवस्था नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एसेट्स खराब होने वाली। तो एसेट्स को पहले बचाना जरूरी है। सही बात है। उसके बाद उसको प्रॉपर अपना जो सेविंग्स में जो पैसा हम कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा LIC, PPF, सुकन्या, वहाँ भी कुछ पैसा लगाना है, गोल्ड और इक्विटी में भी लगाना है, फिर कुछ रिस्क रिलेटेड पोर्टफोलियो भी बनाना है। तो बेसिक्स इज दिस कि मेरे पास अपना टर्म प्लान हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। बाकी ये बेसिक्स है, फिर 1 to 1 डिसाइड होता है। किसी के बच्चे बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, उसके पास उसके पास हाउसिंग लोन कितना है, तो वो फिर 1 to 1 डिसाइड होता है कि उसके पास एक्चुअल में कितना होना चाहिए। ये तो हमने बेसिक्स की बात करी। ठीक है सर, आप अपने क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियोज कैसे तैयार करते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब क्लाइंट के साथ बैठते हैं तो हमारी उनसे बेसिक्स पे बात होती है, फिर 1 to 1 बातचीत होती है। पहले तो हम देखते हैं कि उनके बेसिक्स अच्छे हैं या नहीं हैं, क्योंकि हम जिनके पास नॉर्मली हमारी विज़िट होती है 1 to 1 बैठते हैं, हम IAP भी देते हैं, इन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो वहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं, बैंक, ऑनलाइन, अनप्रोफेशनल एडवाइज़र से आदमी कहीं ना कहीं त्रस्त है कि उसने एक फ़ोन पे पॉलिसी खरीद ली, बैंक से खरीद ली, ऑनलाइन खरीद ली, तो उसे कोई वक्त जब ज़रूरत होती है तो मदद नहीं करता। तो हम पहले देखते हैं क्लाइंट के साथ बैठ के उसके साथ उसके पास क्या फाइनेंशियल एसेट्स हैं और वह सही तरीके से मैनेज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नॉर्मली मैं जिनके पास जाता हूँ देखता हूँ कि उसको खुद ही नहीं पता होता, उसके पास 10 पॉलिसियाँ हैं, उसके पास टर्म प्लान है, उसके पास जो भी है, तो क्या वो प्रॉपर है? नंबर 1। अगर प्रॉपर नहीं है तो उसको आज के अकॉर्डिंग प्रॉपर होना चाहिए। नंबर 2, हम कोशिश करते हैं उसे कंसोलिडेट करने का। हमारा प्रयास होता है कि आज उसने कोई बैंक से पॉलिसी ली, कल को भगवान ना करे कोई बात हो, या ऑनलाइन ली, तो कल को उसको परिवार को कौन मदद करेगा? हमारे ऑफिस में आज फ़ोन आता है तो हमारा ऑफिस
में स्टाफ है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, हम हैं, तो हम उनकी सेवा में 24/7 अवेलेबल हैं, हम उनकी मदद कर पाते। तो हम जब क्लाइंट से बैठते हैं तो उनके पहले बेसिक्स देखते हैं, फिर उनसे 1-to-1 डिस्कस करते हैं, फिर उनके फाइनेंशियल गोल डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पहुँचना है, कि उनके बच्चे की एजुकेशन, मैरिज, मकान, विदेश टूर, फिर उस हिसाब से फिर 1-to-1 फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उनके लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से। ठीक है सर। सर रिस्क मैनेजमेंट क्या है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, रिस्क मैनेजमेंट अभी आपने जो पीछे बात करी थी हाँ। कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अब मैं किसी ऐसे क्लाइंट से मिलता हूँ जिसकी उम्र 80 साल है, किसी ऐसे आदमी से मिलता हूँ जो बिल्कुल यंग जनरेशन है, मेरे पास हर उम्र के लोग हैं, मेरे पास आज चौथी जनरेशन भी हमसे जुड़ती है। हाँ। मेरे पास अपने 25 साल के कैरियर में आज मेरे पास चौथी जनरेशन भी हमसे जुड़ी है, जो ज़्यादातर सब रेफरल से आए हैं हमारे पास। हमारा बेसिक यूएसपी है, हम क्लाइंट के वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने कहीं ना कहीं से, सभी के पास कुछ ना कुछ मिस सेलिंग के शिकार हुए हैं, हमारा पहला प्रयास होता है कि उनको हम समस्या को सॉल्व करें, सही गाइड करें। सही गाइड करने का मतलब ये है, किसी में के पास मैं जाता हूँ, एक पॉलिसी उसने बैंक से ली, एक ऑनलाइन ली, एक कोई दोस्त रिश्तेदार दे गया, मित्र दे गया, या उसने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, कल को किसी की डेथ हो गई, उसको तो यही नहीं पता क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है। बट हमारा प्रथम प्रयास ये होता है कि उनकी वो समस्याओं को सॉल्व करना, उनको घर बैठे वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। उसके बाद उनसे 1-to-1 बैठ के, जो आपका एक क्वेश्चन था, ये क्या था, ये वाला जो लास्ट आपने पूछा? ये सर रिस्क मैनेजमेंट क्या है और ये इन्वेस्टमेंट के हाँ, लिए रिस्क मैनेजमेंट। तो आपके रिस्क मैनेजमेंट पहले तो उनके पोर्टफोलियो में देखना कि क्या है और क्या चीज़ मिसिंग है। मिसिंग पे हमें रिस्क मैनेजमेंट में ये देखना होता है, कोई 80 ईयर्स का व्यक्ति है तो उसको कितना इक्विटी देना है, कोई यंग एज का क्लाइंट है, क्या वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनको बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम भी रोज़ पढ़ाई लिखाई करते हैं, सीखते, तो उनसे 1-to-1 डिस्कस करते हैं कि आपका कुछ पैसा एफडी में भी होना चाहिए, कुछ पीपीएफ में भी होना चाहिए, इमरजेंसी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। तो बेसिकली जो आपने रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करी, हम सबसे पहले लोगों को जो गलती जो सबसे बड़ी क्या होती है, हम 100 रुपये की इनकम को डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 100 रुपये आपके पास हैं तो आपका पहला जो 100 रुपये है, 25 से 30% आपको खर्चा में लाना चाहिए। 25 से 30% से ज़्यादा हमारे पास ईएमआई का लोड नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ जिनकी 50% से ज़्यादा ईएमआई का लोड है। अब वो 100 रुपये कमा रहे हैं और 50 रुपये लोन में दे रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। 25 से 30% में आपको खर्चे अपने निपटा देने चाहिए। 25 से 30% आपने खर्चा करा, 25 से 30% आपने ईएमआई दे दी। उसके बाद आपके पास स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी बजट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी बजट का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति जो भी कुछ कमाता है तो उसके बाद 6 से 9 महीने का कैश हमेशा हरदम अवेलेबल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मान लीजिए उसने गोल तो अपनी बेटी की एजुकेशन, मैरिज का रखा या मकान का रखा, आज इमरजेंसी में उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा तो नहीं वो बेटी की शादी का पैसा निकाले, गलत बात है। बेटी की मैरिज का पैसा निकाले तो उसके पास 6 से 9 महीने का कैश अवेलेबल होना चाहिए हमेशा, हर समय, जो चुटकी बजा के उसके खाते में आ जाए। उसके बाद 10 से 20% लाइफ स्टाइल मेंटेनेंस, मतलब घूमना फिरना, आना जाना, फैमिली के साथ टूरिंग करना। तो हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसमें सारे बजट एलोकेट करते हैं उसके। फिर 25 से 30% उसकी सेविंग्स जरूर होनी चाहिए नटशेल में। अब उसके जो 25 से 30% की सेविंग्स है, उसके 3 गोल होते हैं बेसिकली, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में कोई उसका 10 साल, 15 साल, 20 साल का कोई गोल है, तो हम उसके गोल अचीव कराने का प्रयास करते हैं। पहले उसको ये देखते हैं, तो जो आपने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी, कि वो रिस्क मैनेजमेंट जब हम देखेंगे कि उनकी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग है, उनके पास प्रॉपर, मैं ऐसे लोगों से भी मिलता हूँ जिन्होंने बोला तो था मेरी SIP 10 साल, 15 साल, 20 साल चलेगी, 25 साल चलेगी, बट आज फ़ोन आता है कि आज मेरे को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है। क्या उनका कोई फाइनेंशियल गोल अचीव होगा? शायद कभी नहीं होगा, और कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास अगर बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग है, इमरजेंसी बजट है, तभी मैं अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाऊँ। तो इमरजेंसी बजट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारा, और उसके बाद हमारा इमरजेंसी बजट हमारे फाइनेंशियल गोल को इंटैक्ट रख पाएगा। ठीक है सर, इसमें एक चीज़ आती है कि फाइनेंशियल मार्केट के करंट ट्रेंड्स क्या हैं जो इन्वेस्टर को जानने चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और आपके इतने अच्छे क्वेश्चन के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आजकल यंग जनरेशन के हिसाब से जो आजकल मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ कि मेरे पास एक, मतलब मैंने बोला मेरे पास तीसरी चौथी जनरेशन हमसे जुड़ी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, तीसरी चौथी जनरेशन भी आपसे जुड़ रही है। जी, क्योंकि मैंने बताया कि हमारी USP जो है सबसे बड़ी, कि हम जिस क्षेत्र में हैं,
हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। मैं जिन लोगों के पास जाता हूँ, मेरा कई लाखों लोगों से मिलना हो चुका है मेरे कैरियर के दौरान, तो आदमी पे कहीं ना कहीं इतनी मिस सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हो चुकी होती है, बैंक, ऑनलाइन, अनप्रोफेशनल एडवाइज़र, कि सबसे पहले तो मेरा प्रयास ये होता है कि उसको सॉर्ट आउट करा जाए। और आपका क्या क्वेश्चन था ये वाला भी लास्ट वाला जो मैं शायद सर फाइनेंशियल मार्केट के करंट ट्रेंड्स? ट्रेंड्स तो क्या हैं जो आदमी एक इन्वेस्टर रील देखता है, वो कहता है कि कोई रील उसने देखी, वो कहता है कि आज मैंने यूट्यूब पे एक रील देख के या कोई रील देख के मैंने फला म्यूचुअल फंड ले लिया, मैंने फला रील देख के एक फला स्टॉक या म्यूचुअल फंड ले लिया। नॉर्मली हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर एक एक्सपर्ट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मैं एक रियल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे दोस्त ने फला म्यूचुअल फंड या स्टॉक लिया, क्योंकि आजकल रील देख के म्यूचुअल फंड स्टॉक की आंधी चल पड़ी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता उसके दोस्त ने कोई म्यूचुअल फंड या शेयर्स लिया, उसके दोस्त ने अपने दोस्त को बताया, उसको पेट दर्द की गोली किसी और ने दी, वो अपने पेट दर्द की गोली वो आगे बढ़ा रहा है। तो नॉर्मल क्या होता है, वो पेट दर्द की गोली कहाँ से आई, वो मैंने खाई, वो आगे बढ़ाई, वो कहाँ घूम रही है, वो दिस इज दी 100% लिटरली ट्रुथ। लेकिन मैं कहता हूँ एक एक्सपर्ट का होना क्यों ज़रूरी है। आपको उसके बारे में रिसर्च एनालिस्ट, ना आदमी पे समय है, ना जानकारी है, ना इतनी पढ़ने की उसकी। हर आदमी अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो सकता है, सब क्षेत्र का उसको ज्ञान नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी के पास, माइथोलॉजी से इसे जोड़ेंगे, श्री कृष्ण जी के पास दुर्योधन भी गए थे और श्री कृष्ण जी के पास अर्जुन जी भी गए थे। अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी को मांगा, लेकिन सबसे पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप मांगो, उन्होंने कहा नारायणी सेना आप हमें दे दीजिए। श्री कृष्ण जी ने नारायणी सेना दे दी। अब उसके बाद अर्जुन जी ने तो खैर श्री कृष्ण जी को मांगना ही था। आपको पता है कि अंडर गाइडेंस ऑफ श्री कृष्णा अर्जुन ने अपने धुरंधर गुरु द्रोणाचार्य, नारायणी सेना, बड़े बड़े धुरंधरों को हराया। अंडर गाइडेंस ऑफ श्री कृष्णा अर्जुन जी ने पूरी नारायणी सेना और अपने में धुरंधर को हराया। और जो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी थी वो सबके परखच्चे उड़ गए। उसके आगे की एक और इंस्टेंस में उसे आगे लेके जाते हैं। श्री कृष्ण जी मतलब जब युद्ध वगैरह ख़त्म हो गया था, गाँव में गए हुए थे अपने, गांव का नाम मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने गोपियों को बहुत सारा हीरे जवाहरात धन दौलत दी थी और अर्जुन जी से कहा था इन्हें गोपियों को सेफली आप मतलब एक भीलों का वो पड़ता था, लुटेरों का गांव, उससे आप सेफली पार करा के इनको अपने घर छोड़ दीजिए, जो जिस भी गांव की थी वो। तो अर्जुन जी जब उन्हें छोड़ने गए तो एक भील जो होते हैं जिसे वो बोलते हैं में पाए जाते, जंगल में क्या नाम है, कबीले वाले जिसे बोलते हैं, झिंगा लाला, तो उनसे हार गए थे। तो एक चौपाई लिखी गई थी, समय समय बलवान होत नहीं मनुष्य बलवान, ता अर्जुन भील लूटियो वही धनुष वही बाण। जब श्री कृष्ण जी की गाइडेंस थी अर्जुन के पास तो उन्होंने बड़े बड़े धनुर्धरों को हरा दिया। जब उनके पास गाइडेंस नहीं थी तो उसी धनुष बाण से वो भीलों से हार गए थे। तो हम जिस क्षेत्र में, हम नहीं कहते कि हम गूगल से हर क्षेत्र के ज्ञानी नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ कहना ये होता है कि आदमी को एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपने पास रखना चाहिए जिसका फुल टाइम काम ही यही है। हमारे पास लोगों के कई हज़ार करोड़ रुपए लगे हुए हैं, एक लोअर मिडिल क्लास के करोड़ों के पोर्टफोलियो हैं हम पे। और वो लोग भी हैं जो बैंक में जॉब करते हैं, जो ऑनलाइन धक्के खा चुके, जिनके पास अनप्रोफेशनल एडवाइज़र नहीं था, तो उनके कहीं ना कहीं जब ऐसी दिक्कत समस्या आती है तो उनको तो यही नहीं पता होता। मेरे पास 2-3 कोरोना में केस ऐसे आए। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है, वो आईटी में है, बोले मेरे एक मित्र की डेथ हो गई है। वो सब कुछ डिजिटली करता है ऑनलाइन, हमारा भी प्लेटफॉर्म डिजिटल है, लेकिन उसने ये बोला कि वो सब ऑनलाइन किसी ऐप से, जो भी ऐप का हम नाम नहीं लेंगे, या बैंक से जो भी लेता था, बोला आप इनके पैन नंबर से इनके इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और कहाँ इन्वेस्टमेंट है वो ट्रैक करा दीजिएगा, क्योंकि इनकी डेथ के बाद इनकी पत्नी को पोर्टफोलियो में 0 अंडा पता है, मतलब उनकी पत्नी को कुछ नहीं पता, भले ही उनके करोड़ रुपए हों। हमारे किसी क्लाइंट के साथ कोई बात होती है तो हमारे ऑफिस में उसका सारा डाटा है, हम लोग उसकी मदद कर पाते हैं। क्लाइंट दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनके परिवार वालों को परेशान किसी भी क्लेम सेटलमेंट के लिए नहीं होना पड़ता। क्यों नहीं होना पड़ता? हमारे पास उनका सारा डाटा है, हमारे पास उनकी डे 1 से हमारे पास उनको कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी, कहाँ म्यूचुअल फंड है, कौन सा शेयर है, तो उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट घर बैठ के ही हो जाती हैं। तो एक ये बताएगी कि मार्गदर्शक क्यों ज़रूरी है। तो एक प्रोफेशनल एडवाइज़र आपको अपने 25 साल 20 साल का एक्सपीरियंस दे रहा है, उसकी टीम है, उसका स्टाफ है। आज हमारे पास ऐसे लोगों के भी क्लेम डेथ के आते हैं या हेल्थ के आते हैं,
मेरे पास एक रियल एग्जांपल अपने बहुत सारे हैं हाँ बिल्कुल सर। जिसमें ऐसे ऐसे लोगों के क्लेम सेटलमेंट हुए। अब किसी डॉक्टर को किसी ऑपरेशन मतलब किसी पेशेंट को बोला डॉक्टर ने कि आपका ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, तो क्या आदमी गूगल पे देख के खुद सर्जरी करेगा? नहीं सर। डॉक्टर ने 10 साल पढ़ाई करी, 10 साल प्रैक्टिस करी, 15 साल प्रैक्टिस करी, उसके बाद वो इस काबिल बना कि वो आपसे जो भी फीस वो लेते हैं तो उसका एक्सपीरियंस, तो हम बोलते हैं ट्रिपल ई होना ज़रूरी है। ट्रिपल ई का मतलब है एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट। डॉक्टर ने पढ़ाई करी, वकील ने पढ़ाई करी, सी ने पढ़ाई करी, आर्किटेक्ट ने पढ़ाई करी, उसे अपने क्षेत्र में एजुकेशन है, उसे अपने क्षेत्र में एक्सपीरियंस है 10-20-25 साल का, 50 साल का, प्लस उसका एनवायरनमेंट। अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उससे कोई गलत नस कट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, गड़बड़ हो जाए, ही कैन मैनेज। तो सेम इज़ विद मी, हम लोगों ने उस क्षेत्र में पढ़ाई करी हुई है, हमने उस क्षेत्र में एजुकेशन लिए, प्लस हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, तो ट्रिपल ई के बेसिस पे हम वो चीज़ आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते। तो कोई रील देख के इन्वेस्टमेंट करना या एक करंट सिनारियो पे हम ऐसा मतलब कि कोई रील आ रही मैंने फला स्टॉक खरीद लिया, कोई रील आ रही मैंने वो म्यूचुअल फंड खरीद, तो मेरे पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे कहे मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कई करोड़ की वेल्थ जनरेट करी। हम अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो दिखाते कि इस लोअर मिडिल क्लास का हमारे साथ इतने साल से जुड़े हैं और उनका इतने करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो एक एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आपको हमेशा कोई भी काम करना, आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो भी बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं कि अच्छा टीचर पढ़ाएगा, बच्चे को फिर उसके बाद कॉलेज भेजते कि अच्छे कॉलेज में पढ़ाएगा। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं पैसे बचा लेता हूँ, 98-54 में गूगल पे ही पढ़ा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो किसी भी क्षेत्र में एक एक्सपर्ट का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, बिल्कुल सही कहा आपने, एक मार्गदर्शन ज़रूरी है इंसान के लिए। और जैसे इसमें आता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ में क्या फ़र्क होता है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नॉर्मली जब हम किसी से फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, पीछे मैंने इसको एक छोटा सा आंसर दिया भी था कि जब हम फाइनेंशियल गोल सेट्स कराते हैं तो हम पहले उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा फाइनेंशियल गोल अचीव करना है। लेट्स से हम किसी क्लाइंट के पास गए, उसके छोटे बच्चे भी हैं या अभी जॉब लगी है, और तो हम उनसे कहते हैं कि आपको मान लीजिए अभी जॉब लगी है, तो हम कहते हैं मकान कब लेना है, गाड़ी कब लेनी है, कितने अमाउंट की लेनी है, बच्चों की एजुकेशन मैरिज में कितना पैसा आपको लगने वाला है। आप फ्यूचर वैल्यू बताएंगे, नहीं करंट वैल्यू बताएंगे, फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट करके बताएंगे। आज आपने बोला कि 25-30 लाख शादी में लगते हैं, तो हम बताते हैं कि सर आज से 25 साल बाद, 20 साल बाद आपको कम से कम 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये लगने वाला है। बिल्कुल। तो जो आपका है, तो हम 3 गोल बेसिकली डिसाइड करते हैं उनके। एक तो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। 0 से 5 साल का कोई उसका गोल है कम समय का, तो उसका वो शॉर्ट टर्म गोल है। मान लीजिए उसको 2 साल बाद, 5 साल बाद कार खरीदनी है, कहीं घूमने जाना है। 5 से 10 साल का उसका कोई गोल है, फाइनेंशियल गोल, सपोज उसे मकान खरीदना है या और कुछ बच्चे की एजुकेशन मैरिज, तो वो 5 से 10 साल का गोल उसका मीडियम टर्म गोल है। और लॉन्ग टर्म गोल होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल। मान लीजिए अभी किसी की जॉब लगी या बच्चा हुआ, उसके पास उसके बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल का टाइम है उसके एजुकेशन का, मैरिज का, तो उसके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट बताया जाता है कि फला आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या किसी ऐसी स्ट्रेटजी में करेंगे, तो जो 0 to 5 ईयर्स का गोल है वहाँ पे हम ज़्यादा पैसा बचाएंगे। 0 to 5 ईयर्स में 100 रुपये में से 50 से 60 रुपये हम वहाँ पे बचाएंगे। फिर 30 से 40 रुपये 5 से 10 साल मीडियम टर्म गोल में, फिर 10 से 20% हम बताएंगे लॉन्ग टर्म गोल में। तो सबसे जो पहला गोल है उस पर सबसे ज़्यादा पैसा बचाना है, कम वहाँ ज़्यादा पैसा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा बचा के काम चलेगा। लॉन्ग टर्म गोल में कम पैसा भी बचाएंगे तो चलेगा। एक एग्जाम्पल आपको एक उसका बताते हैं। 10,000 पर मंथ की SIP अगर 10 साल चलती है और 20 साल चलती है, 25 साल चलती है, तो 10,000 रुपये महीने की SIP आपकी अगर 25 साल 27 साल चली, 2 इंडस्ट्री के पुराने फंड हैं, एक में 32, एक में 33 लाख रुपए जमा हुए। एक की फंड वैल्यू 17 करोड़ है और एक की फंड वैल्यू है लगभग जो है 23 करोड़ प्लस। लेकिन वो 25 साल 27 साल तब चली जब उसको कोई गाइडेंस दी गई। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, झटके आते हैं कि बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग में जो कमियां हैं। एक 25,000 रुपये की SIP ने 10 साल में 1 करोड़ रुपए दिया, 30 लाख रुपए जमा हुए। एक 5,000 रुपये महीने की SIP जो रेगुलर चली, उसने 20-25 साल में करोड़पति बनाया। तो करोड़पति तो बनेंगे, लेकिन आप उस जर्नी को पूरा कर पाएंगे तब आप करोड़पति बनेंगे। तो वो जर्नी पूरी करना जरूरी है। वो एक एक्सपर्ट बता सकता है कि आज अच्छा मार्केट है, हमेशा अच्छा नहीं रहेगा, आज मार्केट ख़राब दौर में हमेशा मार्केट ख़राब नहीं रहेगा। तो उस स्ट्रेटजी को
हम लोग अपने एक्सपीरियंस से, जो हमारे पास हमने अच्छे बुरे दौर सारे देखे हैं, हमारी अपनी रिसर्च स्टडी, प्लस हम लोगों के पास टॉप मैनेजमेंट से लगातार फीडबैक आते हैं। टॉप मैनेजमेंट का मतलब होता है हम लोगों की फंड मैनेजर, सीईओ, सीआईओ से रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शंस होती हैं, डिजिटल फिजिकल मीटिंग होती है। तो जो फ्यूचर में होने वाला है वो हम बेहतर बता पाते हैं। यंग जनरेशन को क्या लगता है, मैंने एक रील देखी और मैंने फला स्टॉक खरीद लिया। हम एक एग्जाम्पल पूछते हैं, एक पायलट ने हवाई जहाज उड़ाया और एक हवाई जहाज मैंने उड़ाया गूगल से देख के, कौन अच्छा उड़ा पाएगा, क्या बताने की ज़रूरत है? पायलट ही उड़ाया। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ का ट्रेनिंग है, उसको पता है लैंडिंग गियर फेल हो जाए, इंजन में आग लग जाए, मौसम ख़राब हो तो क्या करना है। आपको लगता है कि मैंने अठन्नी चवन्नी ब्रोकर के बचा ली, बट एक्चुअल में क्या आपने अपना नुकसान करा। आपको फ्यूचर ट्रेंड नहीं पता। नंबर 2, हम दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं। हम कार का शीशा आगे देख के चलाते हैं कि पीछे देख के चलाते हैं, कि मेरे को पीछे का मतलब है पीछे जो ये 2 कांच होते हैं रियर व्यू, वो छोटे होते हैं, ये वाला भी छोटा होता है। तो अब मैं कोई भी म्यूचुअल फंड स्टॉक कैसे देखता हूँ कि इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस क्या है, इसकी 1 साल की 2 साल की परफॉर्मेंस क्या है। तो इसका मतलब मैंने रियर व्यू जो छोटा वाला कांच है, मैंने पीछे तो देख लिया कि पीछे तो रास्ता साफ़ है। क्या मैं गाड़ी 200-500 की स्पीड पर चलाऊँगा? नहीं चलाऊँगा। मैं आगे देखूँगा फ्यूचर मैं बेहतर बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी उस क्षेत्र में अपना एक्सपीरियंस है। हम लोगों के पास अपनी रिसर्च पढ़ाई लिखाई है, प्लस जो हमारे पास रेगुलर बेसिस से टॉप मैनेजमेंट के फीडबैक आते हैं। तो मैं फ्यूचर देख के कोई फंड बता रहा हूँ। जो गूगल पे देख के खरीद रहा है वो पास्ट परफॉर्मेंस देख के खरीद रहा है। सर, आजकल यंग जनरेशन का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कृपया हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कहाँ उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कहाँ इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। पहले तो मैंने अभी जब शुरुआत में हमारी होती तो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग पहले आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी है और आपको लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म, पहली बात तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट, आप जो ये गलत रील गलत नहीं है, रील को जो आपने जिस व्यू से देखा, नज़रिए से देखा, वो नज़रिया गलत है। रातों रात आप करोड़पति कभी नहीं बन सकते, ना ही बनना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म ट्रैक बिल्कुल सही नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करिए, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लीजिए, वो उन हज़ारों फंडों में से आपको ये बता पाएगा आपकी रिस्क एपेटाइट डिस्कस करने के बाद कि आपको कौन सा गोल अचीव कर रहा है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैंने एक SIP ली हुई थी, एक जो दूसरा एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। अब वो किस लिए ली थी उसको गोल ही नहीं पता है। आप घर से निकलते हैं, कहाँ जाना है आपको पता है, तभी आप वहाँ पहुँच पाते हैं। फिर आपको पता है ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, टैक्सी से जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है, बैलगाड़ी से जाना है। तो जब आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है, तब आप वहाँ पहुँच पाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 5 साल बाद 5 करोड़ रुपए चाहिए, 10 साल बाद आपको रिटायरमेंट के लिए 30 करोड़ या 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो जब आपका गोल क्लियर होगा, यंग जनरेशन से मेरा सबसे बड़ा निवेदन है कि आप पहले अपना गोल क्लियर करिए। आप अपना एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट रखिए। मैं एक कॉलेज में गया था, नाम नहीं लूँगा मैं किसी कॉलेज का, मैं एक सर से मिला वहाँ पर। वो एक्चुअली एक ग्रुप बैठा हुआ था और किसी का रेफरेंस से ही था, तो वो मुझे लगा कुछ मिसलीड कर रहे हैं। तो मतलब वो किसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे। तो मैंने कहा सर आप क्या पढ़ाते हैं? तो सर ने मुझसे, मतलब जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा वो दूसरे सर बैठे थे और अभी 4 लोग बैठे हुए थे। तो सर ने मुझसे ये कहा ये फला सर हैं और ये फला सब्जेक्ट के टीचर हैं, सपोज बायो के मान लेते हैं। तो मैंने सर से इंट्रोडक्शन के बाद पूछा सर आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? बोला मैं वो एक रील देखता हूँ, मैं वो फंड जो है वो देखता हूँ, कौन सा चार्ट अच्छा जा रहा है, मैं उसमें कुछ पैसा लगाता हूँ, 50,000 10,000 रुपये 20,000 रुपये बढ़ जाते हैं और मैं निकाल लेता हूँ। और वो मैं नॉर्मली ऐसे ही करता हूँ। तो मैंने कहा सर आप फला सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, बॉटनी के या बायो के, तो सर आप बॉटनी के सर केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सर आप मैथ्स या फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ाते हैं? वो मेरा इशारा समझ गए जो मैं बताना चाह रहा था। मेरा सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हर क्षेत्र का आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। प्लस मैंने दूसरा उनसे सवाल ये करा, क्या सर आपने कई करोड़ रुपए की वेल्थ इतने साल में जनरेट करी? उसका आंसर था नहीं। क्यों नहीं था? मैंने सर आपने एक आम का बाग लगाया, अब आपने आम का बाग लगाया है जो 5 साल बाद 10 साल बाद कई हज़ार किलो आम देगा। अब आम का किल्ला फूटा, छोटे छोटे आम आए, तो मैंने कहा सर आप 2 रुपये किलो की अम्मियाँ, कच्ची अम्मियाँ ज़िंदगी भर तोड़ते रहेंगे, आपके बाग में कभी आम नहीं आएंगे, आपका पोर्टफोलियो कभी करोड़ों का बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहली बात तो आपके पास एक एक्सपर्ट नहीं है। अब जब आम का बाग लगा दिया तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आम का बाग लगाने से काम हो गया, उसमें कीड़ा ना लग जाए, उसको खाद पानी भी देना पड़ता है, कौन से मौसम में उसकी कैसे सुरक्षा करनी है। तो वो एक एडवाइज़र आपको बता पाएगा कि सर आज जो है मार्केट अच्छी है, आज ख़राब है, आज ऐसा करना है, आज वैसा करना है।
क्लाइंट नॉर्मली क्या होता है कि किसी दोस्त ने कोई स्टॉक बेचा, भाई मैं भी बेच रहा हूँ, आप भी बेच दो, मैंने खरीदा तुम भी बेचो, तो उसका जब एक तो गोल क्लियर नहीं है, उसको कहाँ जाना है ये क्लियर नहीं, तो पहले यंग जनरेशन पहले गोल क्लियर करें, एक एक्सपर्ट को चुने। ये रील वील देख के मुझे तो कोई आदमी आज तक मिला नहीं मेरे 25 साल के कैरियर में जो मुझे कह दे कि मैंने फला रील देखी, मैंने आजकल कोई वो चल रहा है एक रुपये का स्टॉक 3 लाख का पहुँच गया, मैंने मुझे एक आदमी दिखा दो जिसने वो स्टॉक खरीदा हो, मुझे तो आज तक कोई मिला नहीं। तो कहने का मतलब आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, उसका एक्सपीरियंस, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी एजुकेशन आपके काम आएगी, प्लस वो अप्स एंड डाउन से कैसे मैनेज करना है आपको। उतने आप हवाई जहाज में बैठ के गए, आपको यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, पायलट ने उसका ट्रेनिंग लिया है, पायलट के पास नॉलेज है, पायलट ने प्रॉपर 40,000 घंटे की उड़ान के बाद उसको सबका एक्सपीरियंस होने के बाद अब हवाई जहाज मैं उड़ाने लगूँ और मैं 2 पैसे भी बचा लूँगा, क्या मैं पायलट से अच्छा उड़ा पाऊँगा? तो मैं वो पायलट हूँ जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाऊँगा। आप रास्ते में एंजॉय करते हुए जाइए, कितना अच्छा मौसम है, देखिए कितना अच्छा खिड़की से दिख रहा है, मैं क्यों टेंशन हूँ। मेरे सर ने बहुत अच्छा वीडियो बना के दिया है मेरे लिए। उन्होंने कहा है कि आदमी के पास 100 टेंशनें हैं। उनका एक हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट हुआ था जो और कई 4 साल लगभग ट्रीटमेंट चला, तो उनका ये था कि आपके पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब उनका क्लेम सेटलमेंट हुआ तो उन्हें पता चला कि उनके फादर मतलब एक्चुअली क्या था कि उनकी मिसेज ने सेवा उनकी करी थी और फादर ओल्ड एज हैं, तो हमने कहते हमने कोई एहसान करा, बट हमने जो अपना एक्सपीरियंस का यूज़ करा, हमारे स्टाफ ने या हम लोगों ने, तो हमारा वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाना पर्पस था। या तो आदमी खुद करेगा तो धक्के खा के जो काम नहीं करा पाएगा वो हम चंद सेकंडों में करा देते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने आपसे शायद पीछे जिक्र भी करा था कि मेरे 4th जनरेशन हमारे पास आई है। तो सही जानकारी, सही सर्विसेज प्लस एक्सपीरियंस, ये एक आपको प्रोफेशनल एडवाइज़र का मिलता है और उसकी आप फीस देते हैं। मतलब इतना ट्रस्ट है आप पे कि जो छोटे छोटे बच्चे अभी हुए हैं उनका भी आपसे ही करवा लिया। उनके तो क्योंकि ट्रस्ट है इस वजह से ही उनको हमने ढूंढ के पैसा दिया। हमने उनके फादर को कुछ पैसा ढूंढ के दिया जो उनको पता ही नहीं था। तो उन्होंने बोला है कि मेरे बच्चे भी आपसे जुड़ेंगे। उन्होंने खुद वीडियो में बोला कि मेरी 4थी जनरेशन मतलब वो जुड़े थे, उनके पिताजी भी जुड़े थे, उनके बच्चों के इन्वेस्टमेंट हम पे पोर्टफोलियो, उनके जो छोटे बच्चे आए बच्चों के बच्चे उनके बच्चों के बच्चे और उनके फादर भी, तो चौथी जनरेशन। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में सर। इतना ट्रस्ट अगर कस्टमर कर रहा है तो आप सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज का गेम है। और सबसे बड़ी बात, हम जिस क्षेत्र में सर्विसेज बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है और सर्विसेज बहुत ज़रूरी है। जब आदमी किसी दिक्कत परेशानी में फंसता है तब उसे पता चलता है कि उसको सर्विसेज की क्यों ज़रूरत है। अभी वन न्यू चक्रव्यूह में घुस गया था, उसे चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था, चक्रव्यूह भेदन नहीं आता था, चक्रव्यूह भेदन नहीं आता था। तो आपको एक तरह से आपको कोई भी फाइनेंस सेक्टर में आपको कोई भी मतलब किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक ऑनलाइन अनप्रोफेशनल एडवाइजर ने बेच दिया, कल को जब आपको ज़रूरत पड़ी तब हमें पता चलता है। मेरा कोई क्लाइंट दुनिया के किसी कोने में बैठा, उसे आज तक किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए मेरे किसी काम से कहीं नहीं जाना पड़ा। इवन उसने मुझसे नहीं भी लिया तो तब भी, अगर उसने यही फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मेरे पास तो ऐसे कई हज़ार एग्जाम्पल हैं। एक नाम नहीं लूँगा किसी का, एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, उनका हेल्थ का क्लेम आया सर का बेटे का, तो वो दिल्ली के बड़े अस्पताल में गए थे। वहाँ का टीपी और डॉक्टर ने बोला कि सर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, कंजेंटल डिसीज है, क्लेम नहीं मिलता। इन्होंने इन डॉक्टर को फ़ोन करा तो बोले भाई मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे तो किसी ने एजेंसी दे दी थी, आप सुबोध जी से बात करिए, वो दोनों मेरे परिचित हैं। मैंने उनका क्लेम सेटलमेंट कराया। मैंने कहा सर मेरी बात हो गई है, मेरी मतलब कुछ टेक्निकल पॉइंट पे भी बात हुई थी, पर्सनल संबंध पे भी। उन्होंने 5वें दिन वो क्लेम भेजे, 1 हफ्ते का उनका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन था बच्चे का। इवन वो भी शॉक्ड थे कि जब डॉक्टर और टीपीए मना करा तो क्लेम कैसे सेटलमेंट हो गया। सही बात है। जब वो बरेली आए तो उनकी क्लिनिक पे मेरा ऑफिस में लड़का गया, मैंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें नहीं बेची थी, उनके यहाँ मेरा ऑफिस का लड़का जाके फॉर्म साइन करा के लाया, मैडम ने फॉर्म भरे और भर के भेज दिए। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की भी क्लेम उनके हमारे थ्रू सेटलमेंट होके आए। तो एक मार्गदर्शक यही कर सकता है कि अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको देगा और वही उसके अब आदमी कहता है जिस हम क्षेत्र में है कि मैं सस्ता फला से ले लूँगा, ऑनलाइन ले लूँगा, बैंक से ले लूँगा, पॉलिसी बाजार। तो होता क्या है कि सबसे बड़ा आपको कोई उस समय मदद नहीं करता और ना उस समय जब एक्चुअल मदद की ज़रूरत होती है तब पता चलता है कि एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत क्यों है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं मेरे पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपके कैरियर जर्नी के बारे में बताएं और कैसे आपने इस फील्ड को चूज़ किया।
जो बहुत अच्छा आपने पुरानी यादों पे लेके गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने शुरुआत करी थी तो उस समय ऐसा कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ऑल दे स्टार्ट करियर विद LIC एजेंट। एक शुरुआत ये होती थी जैसे कुछ नहीं, बोले जो आदमी कुछ नहीं कर सकता वो क्या बनेगा, LIC एजेंट बनेगा। दिस इज़ 100% ट्रूथ। जब उस समय आज भी आदमी को बोले आप क्या करते हो, LIC एजेंट, इसका मतलब ये कुछ नहीं करता, खाली नकारा है। आज हम मेरे पास ईश्वर की कृपा से मेरा ऑफिस है, स्टाफ है, मेरे पास 10,000 से ज़्यादा परिवार जुड़े हैं, कई हज़ार करोड़ रुपए हम लोगों के डील करते हैं और सब मकान दुकान घोड़ा गाड़ी सब इसी से ही है। तो कैरियर की शुरुआत एजेंसी से ही हुई थी। उसके बाद जो मेन टर्न अराउंड हुआ, क्योंकि उस समय क्या होता था, सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी जाती थी। इन्वेस्टमेंट का ऐसा बहुत हम लोगों ने जब धीरे धीरे शुरुआत करी तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए SIP 1,000 रुपये की बेचते थे आदमी। उस समय बहुत मतलब इतना जानकारी नहीं थी, मतलब लोगों को इतनी अवेयरनेस इन्वेस्टमेंट की नहीं थी। आज मेरे पास वही क्लाइंट की 1 लाख और 10 लाख की भी SIP चल रही है, वो क्लाइंट मुझे लाखों करोड़ रुपए भी देता है। तो स्टार्ट विद कैरियर विद LIC एजेंट, आज भी LIC से जुड़े हुए हैं। आज भी लोगों की वो समस्याओं को सॉल्व करते हैं जो उनकी कहीं से पूरी नहीं होती। फिर उसके बाद जैसे जैसे कैरियर में आगे बढ़ते गए, सीखते गए। लर्निंग इज़ मस्ट। कोई भी क्षेत्र हो, आप भी हैं या हम भी हैं, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, CA है, वकील है, तो हमें नई नई जो मार्केट में चीज़ें आती हैं। तो आज भी हम तो टर्न अराउंड जो हमारा शुरू हुआ जब हमने लर्निंग शुरू करी 2008 में, हम बॉम्बे में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। एक सॉफ्टवेयर हमने लिया था, उसमें नए नए लैपटॉप आए थे, तो लैपटॉप लिया, फिर उसका ट्रेनिंग अटेंड करी। तो वो ट्रेनिंग्स का दौर आज भी जारी है। आज भी हम हर महीने दिल्ली मुंबई पढ़ने लिखने सीखने जाते हैं। तो लर्निंग जब तक नहीं होगी किसी भी फील्ड में, आज CA के पास कोई नया कानून आया, उसको पता होता है कि आज ये नया कानून आया। डॉक्टर को पता होता है कि आज ये नया जो है दवाई आई है, ये नई तरह से सर्जरी करने का वो आया। तो वो हम लोगों को भी रेगुलर बेसिस पे, तो हमारा जो मेन टर्न अराउंड शुरू हुआ वो 2008 से शुरू हुआ, जब एक्चुअल में लर्निंग प्रॉपर तरीके से शुरू हुई। उस समय लर्निंग थी ऐसा नहीं था। मेरा आज भी जोर लर्निंग पे रहता है। हमारी सुबह 7 से 9 क्लास होती है, रात में भी क्लास होती है। तो हम जिस क्षेत्र में, या कोई भी प्रोफेशनल है, अभी मैंने आपने EEE का एग्जाम्पल दिया था, किसी भी क्षेत्र में चाहे डॉक्टर है तो EEE आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उस क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेकेंडरी एक्सपीरियंस, और एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो लर्निंग जब से शुरू हुई तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने और पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ा लिखा सीखा। एक चीज़ से शुरुआत हुई थी। आज हम फाइनेंस में लगभग सभी चीज़ें में डील करते हैं। एक क्लाइंट के पास हम जाते हैं तो उसे हाउसिंग लोन भी लेना है तो हम उसे हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, उसे हेल्थ इंश्योरेंस, उसका टर्म प्लान, उसका डीमैट अकाउंट, उसको म्यूचुअल फंड, मतलब इन्वेस्टमेंट में A to Z हम प्रोवाइड करवाते हैं उसे। हमारे पास हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारे क्लाइंट के लिए। एक बार हमारे साथ कोई क्लाइंट जुड़ता है, हमारे पास ऑनबोर्ड होता है, तो 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उसको कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हम और हमारा ऑफिस उसकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं 24/7। बिल्कुल सर, नहीं बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। और क्या टिप्स आप नए इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे जो पोर्टफोलियो के फील्ड में एंटर कर रहे हैं? मतलब कोई नया एडवाइज़र आना चाहते हैं, इन्वेस्टर। हाँ जी, आपने भी इससे पहले पूछा ही था तो उसका नटशेल में आंसर दिया गया था कि कृपया देखिए, रील पे, या मैं नहीं कह रहा कि ऑनलाइन ज्ञान बुरा है, ऑनलाइन शायद आपको 2% 5% जानकारी मिल पाती है, 10% भी बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अब अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें या विराट कोहली की बात करें, तो अभी मैंने पीछे भी एक एग्जांपल दिया था जिसमें श्री कृष्ण जी के पास दुर्योधन और क्या नाम है, अर्जुन दोनों गए थे। आज भी विराट कोहली के पास एक कोच है। सचिन तेंदुलकर का बेस्ट जो है माना गया कि उसने इंडस्ट्री में बहुत, मतलब क्रिकेट में उसने अपने इतने लंबे कैरियर में बहुत अच्छे शतक मारे, बहुत, उसके बाद बात तक कोच था। तो आपके पास एक एक्सपर्ट होना चाहिए। आप खुद पढ़ते हैं, ठीक है, वारेन बफेट ये बोलते हैं 20% का रिटर्न बहुत अच्छा होता है, राकेश झुनझुनवाला भी बोलते हैं। तो आप अपना पैसा खुद मैनेज करना चाहते हैं, आप 10-5% मैनेज करें, खुद मैनेज करें, जो आपका डूब जाए आपको गम ना हो। लेकिन आप 80-90% पैसा अपना थ्रू एक्सपर्ट्स मैनेज कराइए। आपको उसका अगर फीस देते हैं तो आपको उसके एवज में उसका एक्सपीरियंस, उसका पढ़ाई लिखाई, मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसकी पढ़ाई लिखाई प्लस जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, तो आप अपना गोल अचीव कर पाते हैं। एक रील देख के या एक शॉर्ट देख के इन्वेस्टमेंट करना गलत है, और आपको कोई गाइड अगर करता है तो आप अपने फाइनेंशियल गोल तक आसानी से पहुंचते हैं। पहले अपना गोल सेट करें,
फिर एक एक्सपर्ट्स की मदद लें ताकि आपको उस डेस्टिनेशन पे, जैसे मैंने बताया आपको यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना है, आप फ्लाइट में बैठ गए, पायलट का काम है उसको लेके जाना, आपको क्या टेंशन है। तो आप एक रील के भरोसे ना रहें, एक एक्सपर्ट रखें अब अपने पास जिसका प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस हो, 15, 20, 25 साल का, उसके पास स्टाफ हो, अपनी लर्निंग्स हो, वो एक्सपीरियंस ट्रिपल ई जो मैंने बताया वो आपके काम आता है आपको फाइनेंशियल गोल अचीव कराने में। ठीक है सर। सर आपके हिसाब से आने वाले समय में फाइनेंशियल मार्केट्स और रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं? देखिए, जो आज की तारीख में यंग जनरेशन है वो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो आपसे जब बात की शुरुआत करी थी तो एक पोर्टफोलियो के लिए बात करी थी कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो में एक छोटा सा पार्ट आपका स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स भी है। अब किसी के अगर हम बात करते हैं उसको 100 रुपये निवेश करने हैं, तो हम ये नहीं कहते कि सारा पैसा आप स्टॉक में लगा दो, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में भी लगा दो। म्यूचुअल फंड में भी 50 तरह के फंड हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कि उसको रिस्क, आपने क्या क्वेश्चन पूछा, रिस्क एंड, ये फाइनेंशियल मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं आने तो वाले उसको फ्यूचर में? म्यूचुअल फंड्स में भी उसके पास एक एक्सपर्ट के पास जाइए, उसे पूछिए कि वो आपके रिस्क एपेटाइट में कौन से फला फंड आते हैं, आपके पास लॉन्ग टर्म गोल है, मीडियम टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है। उस हिसाब से गोल डिसाइड करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, ना कि कोई रील देख के। आपके पास 100 रुपये हैं, सारा पैसा स्टॉक में भी नहीं लगाना है, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगाना है, आपको कुछ पैसा एफडी में भी लगाना है, आपके पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल ट्रेंड का मतलब है कि आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। इसका आंसर ये, प्रॉपर बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे इस सेशन के बाद। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत सर। बहुत धन्यवाद।